अनीता को कैंसर हुआ तो बलवीर बताए बगैर उसे छोड़कर मलेशिया चला गया। तो वो बलवीर का इंतज़ार करती रही कि कब वो बच्चों के लिए खाना लेकर आएगा। बलवीर ना आया तो बच्चे भूखे सो गए। अनीता की हालत दिन ब दिन इतनी बुरी होती गई कि वो चल भी नहीं पाती थी और बच्चे लोगों के घरों में झांकते रहते कि कहीं से कोई रोटी मिल जाए। यूँ 4 साल गुजर गए तो बलवीर को लगा कि अब तक तो अनीता मर चुकी होगी और वो हिंदुस्तान वापस आया तो जैसे ही घर में कदम रखा तो उसकी रूह काँप गई, क्योंकि अरे तू अभी तक बिस्तर तोड़ रही है। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले गर्म गर्म रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, सारा दिन का भूखा, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता कि जो पैसे बचेंगे उनसे तुझे और तेरे इन बच्चों को रात का खाना खिला दूंगा। और तू है कि तुझे मेरी चिंता ही नहीं, जब देखो बिस्तर पर पड़ी सोती रहती है। ये नहीं कि पति घर आ रहा है उसके लिए कुछ खाना ही बना दूँ। बलवीर मारे गुस्से के भरा हुआ उसके सर पर खड़ा था, मगर अनीता को तो इतना तेज़ बुखार था कि वह अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की तेज़ी से लाल हो रहा था और होंठ कँपकपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर ज़बान साथ ही नहीं दे रही थी। बलवीर की आज ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी और वो उधर से ही बिलबिलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इतनी सख्त गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियाँ कैसे जलेंगी। जब तक घर पहुंचा प्यास से बेहाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले आंगन में रखे हुए कच्ची मिट्टी के घड़ों को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया ताकि पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो खाली था। ये देख कर तो और ज़्यादा तप चुका था। कैसी औरत थी ये अनीता, उसने अभी तक घड़ा नहीं भरा था। वो गुस्से से बिलबिलाते हुए वो स्टील का गिलास उठाए एक कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो माँ के आसपास बैठे थे सहम कर काँप उठे थे, जबकि अनीता ऐसे ही बेसुसी बिस्तर पर पड़ी थी। पति की आवाज़ सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत ही कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। बलवीर उसे बातें सुनाए जा रहा था, ऐसी लापरवाह और कामचोर पत्नी जैसे शब्द मुंह से निकाल रहा था, मगर वो तो जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुनती जा रही थी। वो खुद ही आंगन में आया और नल से पानी निकाल कर पीने लगा। अभी तक अनीता अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और ये बात उसे और ज़्यादा आग बबूला कर रही थी। वो वहीं आंगन में खड़ा अपने सिर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वो गाली देते हुए कहने लगा कि अगर 1 मिनट में उठकर तुमने मुझे खाना न दिया तो देखना मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। बलवीर की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र अभी 11 साल थी, बाप की ये धमकी सुनकर तो काँप उठी थी। पहली बात तो बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ ही इनका आसरा थी। जब भी बाप माँ से लड़ता तो वो माँ के पीछे छुप जाया करते। फिर जब तक बाप सो न जाता वो उस जगह से हिलते भी ना थे। पहली बार उसकी बड़ी बेटी निशा फौरन भागकर बाप के पास आई और कहने लगी, पिताजी, माँ को कुछ मत कहो, माँ ने कुछ नहीं किया। मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। सुबह से वो यूं ही लेटी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना ही पिया है। आप माँ से गुस्सा ना हो, उनके लिए कोई दवा ले आएं। ये सुनकर बलवीर ने घूर कर अपनी लड़की को देखा और कहने लगा, बड़ी ज़ुबान चलने लग गई है तेरी। कोई बीमारी नहीं है इसको, मौसमी बुखार है बस, और इसको भी इसने सिर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, ये छोटा सा तो घर है, कच्चा आंगन है जहाँ इसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाया। सारा वक्त घर में बैठी रहती है, एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके नखरे होते हैं। बलवीर बोले जा रहा था जबकि निशा फौरन किचन में गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बन पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर बनाना ज़रूरी थी, वरना पिताजी तो ना जाने क्या फसाद खड़ा कर देते। निशा ने छोटे छोटे पेड़े बनाए उठाए और जैसे तैसे रोटी बनाने लगी। रोटी बेल चुकी तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग नहीं जलाई थी। वहीं बलवीर गुस्से से निशा पर चिल्ला रहा था कि मनहूस मारी, तू भी अपनी माँ ही की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ, तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर मेहनत करता रहता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। निशा की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। उसने बेली हुई रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, आग जल नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो बलवीर की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वो गुस्से से पागल हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही अपने पैर की ठोकर निशा को मारी तो वह बेचारी इस अंधेरे में
उस जलते बुझते चूल्हे पर ही जा गिरी थी। उसकी कमर और हाथ जल चुका था, मगर वो इसके बावजूद फ़ौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। बलवीर लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और निशा को गालियाँ देते हुए कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइशें करवा लो तुम लोगों से, अब शक्ल ले जाओ अपनी यहाँ से। निशा रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उससे छोटे उसके 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे थे। उससे छोटी 8 साल की ईशा ने जब उसके कंधे और कमर से जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। जैसे ही बलवीर किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और ख़ुद ही मज़े से बैठकर खाने लगा तो वो किचन में गई और घी लाकर निशा के ज़ख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से अनीता धीमी आवाज़ में पानी मांगने लगी। निशा ने जब ये सुना तो उठकर बाहर आई और पानी लाकर माँ के होठों से लगाया। पानी पीकर अनीता को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी। उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। बलवीर खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। उसके पास ही आधी रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की हालत देखी तो बच्चों ने वो रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दी। आधी रोटी खाकर अनीता की आंखें कुछ खुली थीं, बुखार की तेज़ी भी कुछ कम हुई तो उसने निशा को एक नज़र देखा। उसका शरीर झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चे वो सब माँ को बताने लगे। अनीता को तो गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगी कि ये बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। अनीता को बोलता सुनकर बलवीर कमरे में चला आया और फिर एक बार उस पर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। बलवीर कहने लगा कि जब मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो तुम अधमरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ तब तुम में जान आ गई है। अनीता रोने लगी थी, कहने लगी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ना मेरी आंखें खुलती हैं और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊँगी। बलवीर खामोशी से वहाँ से निकल चुका था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ खुद से मतलब था, पत्नी बच्चों से तो उसे कोई मतलब ही ना था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने अनीता पर कोई एहसान ही किया था, जो एक वक्त का खाना ला कर दे देता। इस पर भी 100-100 बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वो खाना खा लिया करते थे। अनीता की तबीयत बेहद ख़राब हो रही थी। ये देखकर बलवीर को भी उस पर तरस आने लगा। एक दिन उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है भी या सिर्फ तुम ड्रामेबाजियाँ करती हो। अनीता का तो दिल कटकर रह चुका था, मगर खैर कर भी क्या सकती थी। वो पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत अनीता की देखी और फिर कुछ सवालात करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखवाए तो उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। बलवीर ने तो हाथ उठा दिए थे, कहने लगा मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। हाथ में जो सोने की अंगूठी पहन रखी है वही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारे टेस्ट करवा दूंगा। वो अंगूठी अनीता की माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वो अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वो अंगूठी उतार कर अपने पति को दे दी, जिसे बेचकर उसने अनीता के टेस्ट करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अनीता घर पर ही मौजूद थी। बलवीर खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था, तो डॉक्टर ने जो बात उसे बताई सुनकर एक पल को शॉक्ड रह गया था। डॉक्टर कहने लगा कि अनीता को कैंसर है, आपको जल्द से जल्द उनका इलाज करवाना शुरू करना होगा, वरना उनकी जान को ख़तरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दे दी थी। वो सारी दवाइयाँ कुल मिलाकर 10 से 15 हज़ार के बीच की थीं। इसलिए डॉक्टर से दवाइयों का पर्चा ले लिया और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका वजूद काँपा था। भले ही वो ज़रा गुस्से का तेज़ था और अनीता को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वो उनकी पत्नी थी। ज़िंदगी के 12-13 साल उसने अनीता के साथ गुजारे थे। शक्ल सूरत की भी बड़ी अच्छी थी, मगर जब से ये बीमारी उसे लगी थी उसका रंग सांवला सा होता चला जा रहा था। वो काफ़ी कमज़ोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले जैसी चमक उसके चेहरे पर नहीं रही थी, और वैसे भी जिस गरीबी की चक्की में वो पिस रहे थे, ऐसी हालत में भला किसे प्यार मोहब्बत याद रहती है। बहरहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल उसे थमा बना कर दिया था, वो तो अगर अपने आप को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी बीवी के कहने पर तक लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों के खर्चे अलग थे और फिर जो अस्पतालों में जाकर सेशन होने थे वो अलग थे। ये सोच कर बलवीर एक नतीजे पर पहुंचा
उसने रिपोर्ट को रास्ते में फाड़ कर कचरे में फेंक दिया और घर चला आया। ऐसा करते हुए एक बार भी उसके वजूद में कपकपी नहीं आई थी। घर आया तो अनीता उसी के इंतज़ार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक थी तो उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। बलवीर घर आया तो उसने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना दिया और कहने लगी कि सौदा ख़त्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना, घर में आटा भी नहीं बचा, जो था उसे खाना बना दिया है। बलवीर खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब बलवीर कुछ न बोला तो अनीता खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट आनी थी, क्या आया है उन रिपोर्ट्स में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं। ये सुनकर बलवीर ने एक गहरी निगाह अनीता को देखा और कहने लगा, तुम मुझे सुकून से खाना खाने दोगी या नहीं? घर आते ही इंक्वायरी शुरू कर देती हो। क्या नज़र नहीं आ रहा है मैं खाना खा रहा हूँ? अनीता की ज़ुबान पर तो वही ताला लग चुका था। वो खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, इसी इंतज़ार में थे कि पिताजी खाना खा चुके और जो खाना बचे तो वो फिर माँ के साथ मिल बांट कर खा लें। मगर तभी खाना ख़त्म करने के बाद बलवीर कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया है। ये छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। कह रहा था कि एक ही सांस में बग़ैर पानी पिए पी जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अनीता ने भी सुख का सांस लिया कि शुक्र है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। बलवीर ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और अनीता को दे दी और कहा कि ये पी लेना, तू ठीक हो जाएगी। अनीता ने भी खामोशी से सर हिलाया और वो दवा ले ली। कई दिन से बलवीर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे मुल्क जाने के चक्करों में था। किसी ने उसे बताया था कि एक मलेशिया में मज़दूरों को भेज रहा है, वहाँ पर बहुत काम है, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक अनीता को कुछ नहीं बताया था, यही सोचा था कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तभी पत्नी को बताएगा। मगर अब जब उसने अनीता की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फ़ैसला छोड़ दिया। उसके पास जो जमा पूंजी थी वह सब उसने अपने दोस्त के यहाँ रखवा दी थी और जो भी कमा रहा था उसमें से ज़्यादातर रकम अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था ताकि मलेशिया जाने के लिए कुछ पैसे पास रख सके। उसका टिकट और वीज़ा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वो परेशान हाल था अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से ये खुशखबरी मिली कि उनकी नौकरी मलेशिया में लग चुकी है और अब कुछ दिनों के बाद ही मलेशिया जाना है। ये सुनकर बलवीर की खुशी की तो कोई सीमा ही ना रही। घर में राशन ख़त्म था, उसने अनीता को थोड़ा बहुत राशन लाकर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसी पर गुजारा करो। मजबूरन अनीता भी चुप हो जाती क्योंकि पति के पास जब रकम नहीं है तो भला क्यों वो अपने पति को तंग करती रहे। वो खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती ताकि वो भूखे ना रह सकें। एक दिन सुबह सुबह बलवीर उठा तो बड़ा ही खुश था। नए कपड़े पहने तैयार हुआ। अनीता उसे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है बलवीर, आज तो बड़े तैयार हो रहे हो, ऐसे तो तुम कभी होली दिवाली पर भी तैयार नहीं होते। ये सुनकर बलवीर फौरन एक अजीब सी नज़र अनीता पर डालकर कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, इसलिए हम पहले दावत करेंगे उसके बाद काम करेंगे। अनीता खुश हो गई, फिर कहने लगी कि मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना, घर में राशन बिल्कुल ख़त्म है। आज रात आप राशन लाओगे तो ही हम पेट भरकर खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। ये सुनकर बलवीर कहने लगा कि फ़िक्र ना कर, मैं आज राशन ले आऊँगा। ये सुनकर अनीता मुतमईन हो गई, मगर ना जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल बलवीर ने एक नज़र अनीता पर डाली और फिर बच्चों को देखा। वो घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि पिताजी मजदूरी करने गए हैं। अनीता का भी यही अंदाज़ा था कि पति शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मलेशिया जा चुका है। बलवीर अपने दोस्तों के साथ मलेशिया जा चुका था, मगर इधर रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल रहा था और बलवीर अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने दिन से कुछ नहीं खाया था, भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार माँ से सवाल करते, पिताजी कहाँ रह गए, पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाते थे, रात होने से पहले घर आ जाया करते थे। अनीता भी परेशान थी, तबीयत उसकी भी बड़ी ख़राब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वो गली से बाहर झाँक कर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मज़दूर जो अब इसी गांव में रहते थे वो तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने बलवीर कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही ना थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि अनीता के दिमाग में कई अंदेशे आ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बलवीर घर ना आया हो। पहले तो उसे ये बेचैनी हुई कि कहीं बलवीर को कोई नुकसान ना पहुंचा हो,
मगर जब उसने पड़ोस के पवन भाई से पूछा कि बलवीर कहाँ है, वो कल रात से घर ही नहीं वापस आया, तो वो कहने लगा कि पता नहीं, वो तो कल काम पर भी नहीं आया था, बल्कि कल ही ठेकेदार से बात करके काम छोड़कर जा चुका है। कह रहा था कि मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है। हम सब से भी बड़े नखरे से बात करता हुआ चला गया। ये सुनकर तो अनीता के हाथ पांव फूले थे कि आखिर उसका पति कहाँ जा सकता है, वो भी बगैर बताए। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ खाना दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों में बांट दिया। मगर उसे बेचैनी हो रही थी कि आखिर बलवीर कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में बलवीर की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। कर तो वहाँ पर भी मजदूर ही रहा था, मगर वहाँ पर उसे कम मेहनत पर ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वो खुश था, उसके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, जबकि यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से ये हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर में भी खाने की खुशबू आती तो वो उस घर में झांकने लगते कि शायद किसी को उनकी शक्लों पर तरस आ जाए, और तरस खाकर ही वो कुछ खाने को इन बच्चों को दे दें। कुछ को तो इन इन बच्चों के मैले और फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता। वो इनको खाने के लिए कुछ दे देते, वरना इन्हें भूखा ही सोना पड़ता। कहीं से उड़ती हुई ये खबर भी अनीता को मिल गई कि उसका पति दूसरे मुल्क जा चुका है और वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रहा है। पत्नी बच्चों से तो उसने हर संबंध ही तोड़ दिया और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उस रात अनीता बहुत रोई थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था और ये उसे अभी भी पता नहीं था। उसे अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आने लगा कि भला वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे इनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी। उसे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। समय गुजरता गया और 4 साल पूरे हो गए। वहीं बलवीर, जो पैसों की रंगीनियां देखकर बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसकी एक पत्नी और बच्चे भी हैं, 4 साल पूरे हुए तो बॉस ने पुराने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें बलवीर भी शामिल था। उसके दिमाग में अनीता का चेहरा उभरा, कहने लगा, अब तक तो अनीता मर चुकी होगी और ना जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे कि नहीं। बहरहाल उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 4 साल बाद भारत लौटा तो सीधा अपने घर चला आया। जैसे ही घर के दरवाजे में कदम रखा, उसे जो दृश्य दिखाई दिया तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। क्या ये उसका घर था? उसका घर तो कच्चे आंगन वाला था, खुली सी जगह थी और सिर्फ एक ही कमरा बना था, वो भी मिट्टी और ईंटों का। उसकी तो इतनी हैसियत ही ना थी कि कमरे को प्लास्टर ही करा सकता, मगर यहाँ पर तो फर्श पर मार्बल लगे हुए थे। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ आंगन था, फिर खूबसूरत सा लॉन जहाँ पर एक तरफ में बहुत सारी सिलाई मशीन पड़ी थी, हर मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी और वहाँ पर गांव की 20-25 बच्चियाँ बैठी हुई सिलाई सीख रही थी। सामने कुर्सी पर अनीता बैठी सबको बता रही थी, जबकि वहीं आंगन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थीं। अनीता, जो उन बच्चियों में ही मगन थी, दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पलकें झपकाना ही भूल गई। बलवीर चलता हुआ अनीता के पास आया और कहने लगा कि अनीता, तुम जिंदा हो? तुम मरी नहीं? तुम्हें तो कैंसर था ना? मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल झन्नाटेदार थप्पड़ बलवीर के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उस तरफ देखने लगी थीं। अनीता कहने लगी, क्यों आए हो तुम वापस? दफा हो जाओ इस घर से, दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। बलवीर तो बौखला चुका था। क्या ये वही अनीता थी जिसे वो बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? पत्नी का रौब और गुस्सा देखकर तो वो घबरा ही गया था। वो पत्नी से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था। मगर अनीता ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी कि मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। तुम जिस हालत में हमें छोड़ कर गए थे, वही असल सबूत है कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता है। इनके घर से शोर की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। जब बलवीर को वहाँ देखा गया तो हर कोई लानत करने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगा। वो लोग कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने अनीता को दोबारा डराने धमकाने की या इस घर में दाखिल होने की कोशिश भी की। बलवीर तो सर पकड़कर बैठ चुका था। अब गांव वालों से पता चला कि उसके जाने के बाद अनीता ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वो इतनी अच्छी सिलाई करती थी कि गांव की लड़कियां उसके पास सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगीं। एक सिलाई सेंटर की मैडम भी उसके पास आई और उसे अपने सेंटर में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वो हफ्ते के 6 दिन वहाँ पर सिखाती और फिर संडे वाले दिन गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती।
उसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात उसके कैंसर की, तो वह खुद ब खुद ही उसके जिस्म से ख़त्म हो चुका था। जिस कदर भूख और परेशानियों से उसने ज़िंदगी काटी थी, उसके शरीर में मौजूद कैंसर के सारे लक्षण खुद ही ख़त्म हो चुके थे। बलवीर अब पछता रहा था। मलेशिया जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वो अक्सर काम में हेरा-फेरी कर दिया करता था, जिसके बारे में बॉस को पता चल गया और वो यूँ अपनी पत्नी, बच्चों से भी और मलेशिया की नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जो अनीता ने बलवीर के साथ बर्ताव किया वो सही था, और बलवीर को जो सज़ा मिली क्या वो काफ़ी है?